जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 6। दोस्तों पेपर नंबर 6 के अंतर्गत वीडियो नंबर 4 होगा और वीडियो नंबर 4 के अंतर्गत यूनिट नंबर भी 4 होगा। दोस्तों यूनिट नंबर 4 आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पर देखेंगे पाठ्यक्रम अनुकूलन यानी क्यूरिकुलम एडाप्टेशन। ये क्यूरिकुलम एडाप्टेशन यानी पाठ्यक्रम अनुकूलन की हमें क्यों ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो दिव्यांग बच्चे हैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर समझ लेंगे तो पूरे टॉपिक को आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप अपनी भाषा में इस पॉइंट को, इस टॉपिक को लिख सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब कोई बच्चा 4 में है और ये बच्चा सामान्य है, ठीक है, ये बच्चा आपका सामान्य बच्चा है, यानी ये बच्चा सुन सकता है, बोल सकता है, देख चल सकता है, चल सकता है। इधर एक आपका बच्चा क्लास 4 में है जो कि बच्चा सुन बोल नहीं सकता। ये बच्चा आपका सुन नहीं सकता, ये बच्चा आपका बोल नहीं सकता। तो क्या आप जो सामान्य बच्चे के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम है या समाज का जो सब्जेक्ट है या गणित का जो सब्जेक्ट है, जो ये सामान्य बच्चों के लिए जो पेपर विषय वस्तु डेवलप किया गया है, जो पाठ्यक्रम डेवलप किया गया है, वही सेम पाठ्यक्रम जो बच्चा सुन बोल नहीं सकता है इसको भी पढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सामान्य बच्चों का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं, उसमें हमें कुछ ना कुछ अनुकूलन करना होगा, एडाप्टेशन करना होगा। वही एडाप्टेशन का मतलब ये है कि एडाप्टेशन में आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है 4 में पढ़ता है और ये सामाजिक विज्ञान का, सामान्य ज्ञान, पर्यावरण का इसके पास पेपर है, ठीक है, इसके पास पर्यावरण का पेपर है, ठीक है, पर्यावरण का किताब है और उसमें देखा जाए तो ये बच्चा सुन नहीं सकता है, तो इसमें चित्र का ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। चित्र के साथ साथ जो बच्चे का लेवल होगा, सुनने में बोलने में भी इसको कठिनाई होती है, तो बोलने के लिए ऐसा चीज़ करेंगे, ऐसे पॉइंट उसमें देंगे कि बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उसको देख करके समझ सके। प्रश्न उत्तर जो हम लिखेंगे दोस्तों, इस बच्चे को पढ़ाने के लिए जो प्रश्न उत्तर हम पूछेंगे, केवल सही और गलत का निशान लगाने के लिए पूछ सकते हैं, हाँ नहीं में प्रश्न उत्तर हम पूछ सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति पूछ सकते हैं। ये श्रवण दिव्यांग बच्चों के पाठ्यक्रम में इस तरीके का एडाप्टेशन करना होगा, ठीक है, यही एडाप्टेशन है। अब देखते हैं एडाप्टेशन का जैसे अनुकूलन होता क्या है। अनुकूलन होता क्या है ये जल्दी हम पढ़ेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमने तो एक आपको 10 शब्द में बता दिया कि अनुकूलन क्या होता है। बच्चों के अकॉर्डिंग, सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन करना अनुकूलन यानी एडाप्टेशन कहलाता है, ठीक है। एक सामान्य सुनने और बुद्धिमत्ता वाले बच्चे 3 वर्ष की आयु में स्कूल में प्रवेश पाते हैं और विद्यालय जाने लगते हैं। इस समय तक बालक के पास भाषा की पर्याप्त भंडार होता है। पूरी स्कूली प्रक्रिया एवं भाषाई आधार पर नियोजित व क्रियान्वित की जाती है। उनके लिए पाठ्यक्रम ऐसा होता है जिसमें दैनिक भाषा और ज्ञान पूरी तरह समृद्ध होते हैं। उनके लिए भाषा मात्रा संवाद का माध्यम नहीं होती है, वरन वह विभिन्न प्रवीणाओं को विकसित करती है, जैसे चिंतन, तर्क समझ, ज्ञान प्राप्ति। सशक्त भाषाई नींव का उपयोग श्रवण बाधित बच्चों में साक्षरता विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उनकी शिक्षा का यह महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। इससे संबंधित अलग अलग स्थिति में श्रवण बाधित का एक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका भाषा विकास काफ़ी पिछड़ा रहता है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों एक सामान्य जो बच्चा होता है वो तो अपने मातृभाषा के द्वारा, अगर 3 वर्ष का होता है, LKG UKG या 1 में अपना नामांकन होता है, जैसे मान लीजिए कि 6 साल का बच्चा है तो 1 में नामांकन होता है, तो जो सामान्य बच्चा होता है वो बोल सकता है, सुन सकता है, अपने मातृभाषा को समझता है, कुछ आसपास के जो शब्द होते हैं उसको भी समझता है, यानी स्कूल में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं, वो भाषा को नहीं समझते हैं, उनकी जो भाषा होती है लिप रीडिंग और सांकेतिक भाषा होती है, स्पीच थेरेपी दे करके उनको भाषा समझाने के लिए प्रयास किया जा सकता
है, तो उनके जो पाठ्यक्रम होगा वो सामान्य बच्चों की तुलना में कुछ अलग करना होगा। ठीक है, यही चीज़ इसमें लिखा गया है। देखिए नेक्स्ट है कि अतः श्रवण बाधित बच्चों के लिए वह पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं होता है जो कि सामान्य बच्चों के लिए होता है। श्रवण बाधित बच्चों की भाषाएं, वाचा, वाणी विलंबता उसकी विकास की अन्य क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। श्रवण बाधित बालक में संभाषण के कौशल का विकास बहुत ही आवश्यक है। इसके विकास के लिए श्रवण संबंधी प्रशिक्षण और वाणी पठन आवश्यक होता है। कहने का मतलब ये है कि जो श्रवण दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, श्रवण दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनमें जो हमारा टॉपिक होगा, जो पाठ्यक्रम अनुकूलन होगा, उसमें हम ऐसे अनुकूलन करेंगे जिसमें वाणी का विकास हो सके, यानी वाणी विकास कर सके, उसके बोलने का विकास करेंगे। श्रवण प्रशिक्षण उसमें हो, श्रवण प्रशिक्षण हो यानी सुनने का उसको प्रशिक्षण दिया जाए। स्पीच थेरेपी यानी बोलने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अब देखिए श्रवण बाधित बच्चों के लिए अलग पाठ्यक्रम होनी चाहिए। ये यानी कैसे होने चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यक्ति की शिक्षा के लक्ष्यों को देखना चाहिए। वास्तव में विशेष शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्य वही है जो सामान्य शिक्षा के हैं। साथ में कुछ अतिरिक्त उद्देश्य होते हैं, जैसे भाषा का विकास, संभाषण कौशल तथा सामान्य स्कूल में बच्चों का एकीकरण। अतः विशेष पाठ्यक्रम भी इन्हीं उद्देश्यों व लक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। विशेष पाठ्यक्रम में सामान्यतः आयु के अनुसार सभी आवश्यकताएं तथा दिव्यांगता को विशिष्ट विशेष आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम का अनुकूलन, यानी विभिन्न स्तरों पर किस किस स्तर पर पाठ्यक्रम का अनुकूलन होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है कि किस किस स्तर पर कहाँ कहाँ हमें पाठ्यक्रम जो होगा उस पाठ्यक्रम में अनुकूलन करना है। तो जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है कि पाठ्यक्रम में अनुभवों का व्यापक क्षेत्र होता है। यह शिक्षण सीखने संबंधी अनुभवों की पूर्णतया है, बच्चों को कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर प्रदान किया जाता है ताकि वांछित परिणाम आ सके। अतः पाठ्यक्रम में अनुकूलन में निम्नलिखित अनुकूलन शामिल होना चाहिए। अब देखिए कौन सा अनुकूलन शामिल होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है कि पाठ्यक्रम विधि तथा शिक्षण तकनीकी। जो पाठ्यक्रम का विधि है तथा शिक्षण तकनीकी है उसमें एडाप्टेशन होना चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ यानी पढ़ने के साथ साथ इसके बाद जो 6 नंबर का जो आपका टॉपिक आएगा 6 नंबर, उसमें यही है कि सहपाठ्यगामी क्रियाएं, यानी जो हम लोग पढ़ते हैं उसके साथ साथ कौन ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो पढ़ने के साथ साथ और पढ़ने की एक क्रिया होती है। जैसे खेलना भी क्या हो गया, पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रिया हो गया, यानी पाठ्यक्रम के साथ साथ ये भी खेलना एक क्रिया हो गया। यही पाठ्यक्रम सहपाठ्यक्रम कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको टॉपिक एक अलग देखने के लिए मिलेगा। मूल्यांकन संबंधी प्रक्रिया, दोस्तों अभी मूल्यांकन के लिए हम बताएं कि सही और गलत का निशान लगाना, हाँ या नहीं का निशान बनाना इत्यादि इस बच्चों से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 लाइन 2 लाइन लिखने के लिए कहा जाएगा तो ये इन बच्चों को चूँकि शब्द का उतना ज्ञान नहीं है तो लिखने में इनको समस्या होती है। शिक्षण सीखने संबंधी सामग्रियाँ, दोस्तों अगर ये बच्चा सुन बोल नहीं सकते हैं तो जो इनका शिक्षण सामग्री होती है वो कुछ अलग होनी चाहिए। जैसे इन लोगों के शिक्षण सामग्री में आवाज़ करने वाले खिलौना हो गए, देखने वाले चार्ट पेपर, यानी सुनने श्रव्य और दृश्य सामग्री चाहिए। जैसे टीवी हो गया, ठीक है, टीवी हो गया तो टीवी के अंतर्गत आपका क्या होगा, टीवी के अंतर्गत तो ये बच्चा देखेगा और जैसे ही लिप मूवमेंट होगा वो बच्चा सुनेगा भी। ठीक है, इत्यादि बोलने खेलने वाले खिलौना के साथ इन लोगों के पाठ्यक्रम में ज़्यादा शामिल होना चाहिए। दोस्तों पाठ्यक्रम शिक्षण विधि तथा तकनीकी का अनुकूलन, अब यहाँ पर आ गया पाठ्यक्रम शिक्षण विधि तथा तकनीक का अनुकूलन हमें कैसे करना है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष स्कूल पूर्व शिक्षा 4 से 5 वर्षों के लिए नियोजित की जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राकृतिक भाषा का आधार विकसित किया जाना होता है, पर यह अवधि भाषा के स्तर के आधार पर निश्चित की जाती है। इसे कम भी किया जाता है यदि बच्चा अपनी आयु के अनुरूप भाषा संभाषण कौशल हासिल कर लेता
होता है। स्कूल पूर्व शिक्षा में शिक्षक व छात्र का अनुपात 1:4 या 1:5 रखा जाता है। यानी जो स्कूल होता है, अगर 4 दिव्यांग बच्चे हैं तो उस पर एक टीचर होना चाहिए, या 5 दिव्यांग छात्र पर एक टीचर होना चाहिए, जिससे कि जो टीचर है वो बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दे सके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इससे संबंधित है ये कैलेंडर। देखिए यहाँ पर कुछ दिया है कि कैलेंडर गतिविधियाँ गणितीय प्रवृत्ति, पर्यावरण संबंधी अध्ययन तथा शारीरिक गतिविधियाँ शामिल की जाती है ताकि भाषा समृद्ध अनुभव दिए जाएं। इनके अनुकूलन में भाषा कक्षाओं में शिक्षण के समय शब्द समस्याओं के माध्यम से गणितीय अवधारणाएं, क्रिया पर बल, प्रश्न आदि शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट इसी में है कुछ कि भाषा के साथ सुनना व वाणी प्रशिक्षण कौशल के जरिए विकसित किए जाते हैं। वाणी पठन को भी बढ़ावा दिया जाता है। पढ़ने संबंधी कौशल के विकास के लिए भिन्न भिन्न तकनीक का उपयोग किया जाता है। पढ़ने सिखाने के लिए पूरा शब्द के उच्चारण का तरीका अपनाया, यानी जो बोलने का, जैसे स्पीच थेरेपी, जो बच्चे सुन बोल नहीं सकते हैं उनको कान का मशीन लगा करके, उसके बाद उसमें जो पाठ्यक्रम है उसमें स्पीच थेरेपी का प्रावधान होना चाहिए, वाणी प्रशिक्षण, जिससे कि वाणी उसकी बोलने की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके और सही किया जा सके। ठीक है, उसमें माता पिता की भी अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों सहपाठ्यचर्या गतिविधियों का अनुकूलन। सहपाठ्यचर्या गतिविधियों का अनुकूलन यानी जो हम पढ़ाई करते हैं, बच्चे जो भी अपना टॉपिक पाठ्यक्रम पढ़ते हैं उसके साथ साथ एक क्रिया चलती है, उसको सहपाठ्यचर्या कहते हैं। सहपाठ्यचर्या तो विशेष प्री स्कूल पाठ्यचर्या में चित्रांकन, जैसे मान लीजिए कि चित्र बनाना, ये भी एक क्या हो गया, ये हमारा सिलेबस का एक अंग हो गया। उसको शिल्प कला हो गया, भाषा सीखने के मामले में पूरक माने जाते हैं। प्री स्कूल कार्यक्रम में हर एक विषय और पाठ भाषा सीखने के लिए सबक का काम करता है। अतः समारोह व त्योहारों का आयोजन न सिर्फ सामाजिक उद्देश्यों के लिए शामिल किया जाता है वरन भाषा सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। दोहरे उद्देश्य के लिए प्रतियोगिता, जैसे मान लीजिए कि आप लोग स्कूल में देखे होंगे कि संत रविदास जयंती मनाया जा रहा है या फिर महात्मा गांधी जयंती मनाया जा रहा है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस इत्यादि सारे जो प्रोग्राम कॉलेज में स्कूल में मनाया जाता है। तो क्या है, सहपाठ्यचर्या गतिविधियाँ के अंतर्गत ही आता है। यानी जो आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपको 15 अगस्त, महात्मा गांधी जयंती इत्यादि जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं स्कूल में, उससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिलता है, आपके भाषा विकास होते हैं। तो वही दिया कि सहपाठ्यचर्या ने जो पाठ्यक्रम है उसके साथ साथ चलने वाली जो क्रिया है, खेल कूद, हस्तकला, शिल्पकला, विभिन्न त्योहारों के बारे में स्कूल में गतिविधियाँ, अंताक्षरी इत्यादि, जो ये सारे गतिविधियाँ ये सब पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं और इसमें भी अनुकूलन होना चाहिए जिससे कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकें। अब मूल्यांकन का अनुकूलन। दोस्तों मूल्यांकन के लिए अब हम अभी आपको बताएं कि जो लॉन्ग प्रश्न होता है वो दिव्यांग बच्चों को नहीं देना चाहिए। जैसे दृष्टि दिव्यांग बच्चा है या जो बच्चा सुन बोल नहीं सकता है, उसके लिए हमें मूल्यांकन का अनुकूलन क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का अनुकूलन ये भी होना चाहिए कि हम बच्चे से प्रत्यक्ष रूप से मौखिक तरीके से पूछेंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है। यानी हम बच्चे से पूछेंगे कि भारत की राजधानी कहाँ है। वो श्रवण दिव्यांग बच्चा है तो हमारा लिप देख करके और ब्लैक बोर्ड पर आप ये भारत का मैप बना देंगे और उसके बाद यहाँ पर राज्य लिख देंगे, राज्य बताएंगे भारत और इसकी राजधानी बता देंगे राजधानी दिल्ली। तो ये बच्चा देख करके इसको समझ जाएगा कि ये भारत है और इसका भारत एक राज्य है, इसकी राजधानी दिल्ली है। ठीक है, इस तरीके से ये बच्चे समझ जाएंगे। तो मूल्यांकन में भी इस तरीके का एडाप्टेशन या अनुकूलन करना जरूरी है। अब दोस्तों शिक्षण, सीखने की सामग्री का अनुकूलन। शिक्षण में सामग्री का अनुकूलन भी है। जैसे विस्तारण उपकरणों को प्री स्कूल कक्षा में स्थापित किया जा सकता है। इंडक्शन लूप तंत्र, हार्डवायर सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि स्कूल है, वहाँ अगर कोई बच्चा सुनने वाले नहीं है यानी हियरिंग इम्पेयर्ड से संबंधित अगर समावेशी कक्षा चल रहा है तो वहाँ एक कक्षा लूप इंडक्शन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कि हम आपको फर्स्ट पेपर जो पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसमें ये है कि हियरिंग एड का
प्रकार, कितने हियरिंग एड के प्रकार होते हैं, श्रवण यंत्र जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये लूप इंडक्शन सिस्टम जो होता है दोस्तों, एक रूम होता है, रूम में चारों तरफ वायर बिछे रहते हैं और बीच में बच्चे जितने भी रहते हैं वो अपना हियरिंग एड लगाए रहते हैं और उनको सुनाई देता है। तो इस तरीके का जो विषय वस्तु का निर्माण है अपना, उसमें जो ये हियरिंग एड है ये भी एडाप्टेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा यूनिट नंबर आपका ये 5 होगा। यूनिट नंबर 5 होगा पाठ्य विषय क्रियाएं हेतु मूल्यांकन तकनीकी। यानी जो पाठ्य विषय है उसमें मूल्यांकन, औपचारिक मूल्यांकन क्या कहलाता है, अनौपचारिक मूल्यांकन क्या कहलाता है, ओपन इंडेड क्वेश्चन यानी प्रश्न बंद मुक्त प्रश्न क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी होता है। तो ये जो वीडियो होगा वो 5वां वीडियो में हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये जैसे क्लास चैनल पर चलाया जा रहा है DED का, तो ये जानकारी आपको ये लग रहा है कि ये बेनिफिट दे रहा है या नहीं। दोस्तों एक बात और बताना चाहेंगे कि ये चैनल है आपका RP टारगेट एजुकेशन, इसके प्ले लिस्ट में आप देखेंगे तो पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा तो चल ही रहा है। ये सारे पेपर कंप्लीट करा करके प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ सिलेबस आपको पढ़ना क्या है, ये सारे इस चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसमें अपलोड किया गया है। तो आप नहीं देख पाए हैं तो वो जा कर के आप वीडियो को देख लेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। और मुझसे जुड़ने के लिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सबसे नीचे जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है। तो आप हमसे चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे बात कर सकते हैं। कमेंट सेशन में अगर कमेंट करते हैं, कोई आपको समस्या होती है या कोई और जानकारी लेनी है तो कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे तो वहाँ से मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।